हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 10th क्लास के रसायन है ना के अध्याय को शुरुआत किया था और उसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर हम लोगों ने विचार भी किया था बच्चों, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिस बात का अध्ययन किया था बच्चों, जिस बात की चर्चा किया था वो टॉपिक्स था, है ना, नॉमेनक्लेचर पर था है ना, नामांकन प्रक्रिया पर था, है ना, कि उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अभिक्रियाशील समूह थे, उसका नामांकन किस प्रकार दिया जाता है उस पर हम लोगों ने विचार किया था। नामांकन को हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा था, है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग आज उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती है, अर्थात इसमें कौन कौन सा, है ना, घटना होते हैं, है ना। कार्बनिक रसायन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, आज हम लोग उसके ऊपर विचार करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहें बच्चों और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे, ताकि यहाँ पर जो भी कुछ बताया जा रहा है उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों की कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक्स को लिखते हैं कि देखिए कार्बनिक रसायन में पाई जाने वाली घटनाएं। देखिए कार्बनिक रसायन में, है ना, कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाली घटना, है ना, पाए जाने वाली घटना कौन कौन सी होती है, आज हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहली घटना क्या होती है बच्चों, सबसे पहले मैं उसका एक सीरीज आप लोगों के सामने में लिख देता हूं कि कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती है। जैसे पहला नंबर में होता है बच्चों समजातीय श्रेणी, है ना, क्या होता है, समजातीय श्रेणी, है ना। दूसरा नंबर में होता है समावयवता, समावयवता। तीसरा नंबर में होता है बच्चों योगशील अभिक्रिया, है ना, योगशील अभिक्रिया। है ना। चौथा नंबर में होता है बच्चों विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। पांचवा नंबर में होता है बच्चों बहुलीकरण। छठा नंबर में होता है बच्चों संघनन, है ना, जिसको कंडेंसेशन भी हम लोग कहते हैं। सातवां नंबर में होता है बच्चों किण्वन। इतनी घटनाएं जो होती है कार्बनिक रसायन में पाई जाती है। सबसे पहला इसमें समजातीय श्रेणियाँ, दूसरा नंबर में समावयवता, तीसरा नंबर में योगशील अभिक्रिया, चौथा नंबर में विलोपन अभिक्रिया, पांचवा नंबर में बहुलीकरण, है ना, छठा नंबर में संघनन और सातवां नंबर में किण्वन। इतनी प्रकार की इसमें घटनाएं होती है। आज हम लोग इतने टॉपिक्स पर आज हम लोग विचार करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला टॉपिक्स इसमें क्या है बच्चों कि समजातीय श्रेणी। तो चलिए देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। देखिए समजातीय श्रेणी, जिसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज भी हम लोग कहते हैं, है ना, कि किस, देखिए समजातीय श्रेणी कहते हैं किसे, इसके पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए समजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक रसायन में किसी समूह विशेष के यौगिकों में, है ना, क्रमागत यौगिकों के बीच हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए कार्बनिक रसायन में, देखिए कार्बनिक रसायन में, है ना, कार्बनिक रसायन में किसी समूह विशेष, किसी समूह विशेष, किसी समूह विशेष के यौगिकों, है ना, समूह विशेष के क्रमागत यौगिकों के बीच, है ना, क्रमागत यौगिकों के बीच, क्रमागत यौगिकों के बीच हमेशा,
हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है। हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है। हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है। है ना, इसे है ना उस समूह विशेष इसे उस समूह विशेष उसे उस समूह विशेष यौगिकों का समजातीय श्रेणी कहा जाता है। समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि ना कि समजातीय श्रेणी किसको कहते हैं। कार्बनिक रसायन में किसी समूह विशेष के कर्मागत यौगिकों के बीच हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है। इसे उस समूह विशेष यौगिकों का समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन से तो बातें समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। तो कार्बनिक रसायन में कि उसके यदि यौगिकों को उसके समूह में यदि विभाजित किया जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि एल्केन है कि नहीं, एल्केन के यौगिकों की प्रकृति, एल्कीन के यौगिकों की प्रकृति और एल्काइन के यौगिकों की प्रकृति अलग अलग होती है ना। जैसे एल्केन हम लोग लेते हैं, पहले एल्केन पर ही हम लोग बात करते हैं बच्चों कि एल्केन के यौगिक हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहला यौगिक होता है मीथेन CH4। आप देख पा रहे हैं कि C2H6, फिर होगा C3 है ना H8 है ना, उसके बाद होगा ब्यूटेन के लिए C4H10। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए दो कर्मागत यौगिकों के बीच में कितने कार्बन की कमी है ना। इसमें इसमें 2 कार्बन, तो मैंने 1 कार्बन की कमी है। और हाइड्रोजन में देखिए कितने अंतर है। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है। तो CH2 आ गया। आप पुनः फिर ये दोनों के बीच में देखिए, इसमें 2 इसमें 3, तो मतलब 1 कार्बन की, और इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 8 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है। पुनः आप ये दोनों के बीच में देखेंगे है ना, इसमें है C3, इसमें है C4, तो 1 कार्बन की कमी है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि एल्केन वर्ग के कर्मागत यौगिकों के बीच में हमेशा CH2 का अंतर पाया जा रहा है। आप इसी तरह आगे भी बढ़कर देखें पेंटेन में, तो C5 हो गया H12, तो इन 2 यौगिकों के बीच में भी देखिए CH2 का अंतर पाया जा रहा है। तो ये तो एल्केन के लिए था। आप किसी भी प्रकार के समूह पर बात करते हैं बच्चों तो यही मिलेगा। जैसे एल्केन हो गया, अब एल्कीन पर हम लोग बात करते हैं। तो एल्कीन का सबसे पहला यौगिक क्या होता है बच्चों, C2H2 है ना, जिसको हम लोग इथीन कहते हैं। उसके बाद प्रोपीन होगा C3H6, ब्यूटीन होगा जैसे C4H8, उसके बाद पेंटीन होगा C5H10। तो इस प्रकार के कर्मागत यौगिक एल्कीन में पाए जाते हैं। इसमें भी आप देखिए हमेशा CH2 का अंतर होगा। तो इन दोनों पहले यौगिक के पर बात करिए। तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो कार्बन की कमी हो गई 1, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है बच्चों। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया है, यहाँ पर C2H4 होता है ना। इथीन में, इथीन का फार्मूला C2H4, इसमें भी कर्मागत, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन की है ना अंतर हो गया CH2। इस दोनों कर्मागत यौगिकों के बीच में देखिए, इसमें हो गया C3, इसमें हो गया C4, 1 कार्बन की कमी है ना। हाइड्रोजन में भी देखेंगे अंतर है ना, H2 का है। अब इस दोनों के बीच में देखिए, इसमें कार्बन का अंतर C का है, इसमें हाइड्रोजन का अंतर, इसमें भी H2 का है। तो आप किसी भी 2 कर्मागत यौगिकों के बीच में देखेंगे तो आपको CH2 की है ना कमी नजर आएगी। इसी तरह हम लोग एल्काइन वर्ग के लिए भी देखते हैं। तो एल्काइन वर्ग का सबसे पहला यौगिक होता है C2H2, जिसको हम लोग है ना इथाइन कहते हैं। एसिटिलीन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, C3 है ना, C3H4 होता है। उसके बाद होता है C4H6 होगा, उसके बाद होगा C5H8 होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं कर्मागत। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि कार्बन, इस दोनों यौगिकों में कार्बन की अंतर कितना है, C का, हाइड्रोजन का अंतर 2 का है। इस दोनों में भी देखिए तो कार्बन का अंतर C का है, हाइड्रोजन का अंतर 2 का है। इसमें भी आप देखिए कार्बन का अंतर C का है, हाइड्रोजन का अंतर 2 का है।
तो कोई भी आप समूह विशेष में आप देख लें बच्चों, तो आपको कर्मागत यौगिकों के बीच में हमेशा CH2 का अंतर पाएगा। तो चलिए, ये तो साधारण सी बात थी। अभिक्रियाशील समूह के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। इसमें हम ज़्यादा उदाहरण नहीं देंगे आप लोग तक, है ना, तो ताकि आप लोग अपने से प्रयास करके देखें सभी, है ना, कर्मागत अभिक्रियाशील समूहों के यौगिकों पर भी आप लोग इसको अप्लाई करिए, तो अभी आप लोगों को वही मिलेगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ अल्कोहल वर्ग के, है ना। अल्कोहल वर्ग का देखिए, तो अल्कोहल वर्ग के सबसे पहले यौगिक होते हैं मिथाइल अल्कोहल, जिसका नाम होता है CH3OH। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, है ना। दूसरा होगा C2H5OH। उसके बाद होगा C3H7OH। है ना। इसके बाद का यौगिक होगा C4H9OH। तो ये अल्कोहल का कर्मागत यौगिक था। इसमें भी आप हमेशा देखिए कि CH2 का अंतर आपको पाया जाएगा। इसके बीच में देखिए कितनी कार्बन की कमी है, 1 कार्बन की। हाइड्रोजन इसमें कितनी कमी है, आप देख पा रहे हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है बच्चों, 2। इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी हो गई। इसमें भी आप लोग देखिए, यहाँ पर भी कार्बन का जो अंतर है वो C है और हाइड्रोजन का जो अंतर है वो 2 है। इसमें भी आप देखिए कार्बन की जो अंतर है वो C है और हाइड्रोजन का अंतर 2 का है। तो इसी प्रकार आप लोग किसी भी समूह में चले जाएं तो आपको हमेशा CH2 का अंतर मिलेगा। तो हम लोग एल्डिहाइड वर्ग के लिए भी एक बार हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चलिए, एल्डिहाइड वर्ग के लिए, है ना, एल्डिहाइड वर्ग के लिए भी देखेंगे। उसके बाद आप लोग खुद से इसको ट्राई करेंगे। तो एल्डिहाइड वर्ग का सबसे पहला यौगिक जो होता है बच्चों, उसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, है कि नहीं। H ये होता है ना, HCOH होता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरा मिलता है CH3COH मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को मिलता है C2, है कि नहीं, C2H5CHO, है ना, CHO या COH आप जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलेगा C3H7, यहाँ भी हो गया CHO। तो इन दो कर्मागत यौगिकों के बीच में आप देखिए, इसमें कितने कार्बन की कमी है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई 2 का। इसमें भी आप पाएंगे CH2 का, इसमें भी आप पाएंगे CH2 का। तो इसी तरह किसी भी समूह में चले जाइए तो उनके कर्मागत यौगिकों के बीच में आपको हमेशा CH2 का अंतर मिलेगा। इसको ही हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इसका दूसरा घटना जो हम लोग देखेंगे बच्चों, वो है समावयवता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समावयवता, समावयवता किसको कहा जाता है, समावयवता जिसको इंग्लिश में हम लोग आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, है ना। तो चलिए इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन में पाई जाने वाली वैसी घटना, देखिए कार्बनिक रसायन में, है ना, कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाली, कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाली वैसी घटना जिसमें, है ना, जिसमें यौगिकों की, है ना, जिसमें यौगिकों का या के अणुसूत्र, है ना, यौगिकों का अणुसूत्र समान, है ना, समान, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है ना, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है, संरचना शून्य भिन्न होता है। इसे समावयवता कहा जाता है ना, इसे समावयवता कहा जाता है। और ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, और ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, और ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, है ना। कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाली ऐसी घटना जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, इसे हम लोग समावयवता या इस घटना को समावयवता कहा जाता है। और ऐसे यौगिक जिसमें इस प्रकार की घटना पाई जाती है उसको हम लोग समावयवी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कुछ उदाहरण दे करके देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल क्या होता है। उसके बाद हम लोग समावयवता के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, मीथेन जो होता है किसी भी प्रकार की समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। मीथेन में समावयवता प्रदर्शित नहीं होता है ना। आप याद रखिएगा, ईथेन भी समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी प्रकार प्रोपेन भी समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का समावयवता या प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना।
लेकिन फिर हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं बच्चों ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में समावयवता प्रदर्शन होता है, ये प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कैसे इसके समावयव है ना प्रदर्शित करते हैं, तो चलिए हम लोग इस पर विचार करते हैं बच्चों। जैसे देखिए, सबसे पहला ब्यूटेन का हम लोग फार्मूला जानते हैं बच्चों, क्या होता है कि नहीं, C4 क्या होता है, H10 होता है ना। तो इसका हम लोग संरचना सूत्र कितने ढंग से बना सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले ऐसे संरचना सूत्र बना सकते हैं। 4 कार्बन जो होती है एक रेखा में है, इसका मतलब है एक श्रृंखला में होगा। इसमें हाइड्रोजन सबके साथ जोड़ दीजिए, है कि नहीं, सबके साथ हाइड्रोजन आप जोड़ दें, है ना, तो ये ब्यूटेन हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ब्यूटेन का जो जिसमें कार्बन एक ही श्रृंखला में होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग एन ब्यूटेन कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, एन ब्यूटेन। इसका पूरा नाम क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। देखिए अब ब्यूटेन का दूसरी संरचना जो मिलती है बच्चों, कुछ इस प्रकार होती है, जैसे 1 2 3 कार्बन एक श्रृंखला में, और उसके बाद एक कार्बन इसके नीचे में चले आता है। तो इसका हाइड्रोजन से पहले पूरे कार्बन को तृप्त कराइए। यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक। इसमें सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन की संख्या में कहीं अंतर तो नहीं आई। इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों ब्यूटेन ही है कि नहीं, लेकिन दोनों की संरचना सूत्र अलग अलग है। इसमें चारों कार्बन एक लाइन पर थे, इसमें 3 कार्बन एक लाइन में है, और एक कार्बन इसमें शाखित है, मतलब ब्रांच में है ना। तो इस प्रकार के हम लोग ब्यूटेन को, है ना, आइसोब्यूटेन, इस प्रकार के ब्यूटेन को हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहा जाता है ना। इस प्रकार के ब्यूटेन को, इसे जो एक ही श्रृंखला में होते हैं उसको नॉर्मल ब्यूटेन, और जो शाखित कार्बन होते हैं उस प्रकार के ब्यूटेन को हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्यूटेन में 2 प्रकार की समावयवता होती है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और तरह की समावयवता को देखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों देखिए, एक और इसमें यौगिक है जिसको हम लोग पेंटेन कहते हैं, है ना, पेंटेन। पेंटेन में भी समावयवता पाए जाते हैं। तो पेंटेन का पहले अनुसूत्र हम लोग लिख देते हैं बच्चों, क्या होता है, C5H12, है कि नहीं। ये पेंटेन का अनुसूत्र हो गया, है कि नहीं, ये पेंटेन का क्या हो गया, अनुसूत्र। अब इसका संरचना सूत्र हम लोग देखेंगे। तो पेंटेन का संरचना सूत्र हम लोग कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5। अब इसको हाइड्रोजन से आप तृप्त कराइए इस प्रकार, तो इसमें देखिए ये इस प्रकार के जो पेंटेन होते हैं उसको हम लोग एन पेंटेन कहें, आपको बच्चों नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है ना। और दूसरे प्रकार के भी पेंटेन होते हैं, जैसे इसको हमको इस प्रकार संरचना बनाते हैं। ये हो गया, यहाँ पर आप कार्बन को, है ना, शाखित कर दीजिए, मतलब शाखा में डाल दीजिए, है ना। इसके हाइड्रोजन को पहले तृप्त करा दीजिए, देखिए तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या में अंतर नहीं हुई। इसमें भी आपका 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या समान है, लेकिन दोनों के संरचना सूत्र में अंतर आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आइसोपेंटेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन नाम देते हैं, है ना। एक और इसमें एक समावयवता पाई जाती है बच्चों, इसका संरचना इस प्रकार बनता है ना। पेंटेन को हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो देखिए इसका भी संरचना सूत्र तृप्त होगा। सब में हाइड्रोजन को पहले संतुष्ट कराइए, इसकी सारी संयोजकता को, कार्बन की सभी संयोजकता को तृप्त कराइए हाइड्रोजन से, और उसके बाद हाइड्रोजन को गिनिए। देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 12 है ना। तो अनुसूत्र तीनों का समान है, लेकिन संरचना सूत्र तीनों का अलग अलग होता है। तो इसे ही हम लोग समावयवता कहते हैं, है ना। इसका नाम होता है नियोपेंटेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नियोपेंटेन नाम देते हैं। सभी तीनों पेंटेन का
संरचना सूत्र अलग अलग है लेकिन अनुसूत्र सबका समान होता है। इसका मतलब है कि तीनों ही है ना प्रकार के पेंटेन ही है, लेकिन तीनों के धर्म गुण में अंतर आ गया है कि नहीं। ये एक अलग प्रकार के यौगिक है, ये अलग प्रकार की यौगिक है, और ये अलग प्रकार की यौगिक है। तीनों तो है पेंटेन, लेकिन इसकी रासायनिक गुण, इसका भौतिक गुण है ना, इसका संरचना सब में परिवर्तन आ गया बच्चों। इसी प्रकार बहुत सारे यौगिक होते हैं है ना, जिसमें ये समावयवता का गुण पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं कि समावयवता के प्रकार कितने होते हैं। देखिए समावयवता के प्रकार है ना, देखिए समावयवता के प्रकार कितने होते हैं। समावयवता के प्रकार है ना, समावयवता कई प्रकार के होते हैं बच्चों, लेकिन हमको सभी प्रकार के समावयवता के बारे में पढ़ना नहीं है, है ना। सबसे पहले समावयवता को हम लोग कहते हैं, या पहले हम लोग श्रृंखला के बारे में बात करते हैं कि श्रृंखला समावयवता है ना, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। दूसरा नंबर को कहते हैं स्थान समावयवता है ना, स्थान समावयवता। तीसरा नंबर को हम लोग कहते हैं बच्चों है ना, देखिए क्रियाशील समावयवता, या हम लोग कह सकते हैं अभिक्रियाशील समूह समावयवता भी हम लोग कहते हैं, है ना। अभिक्रियाशील समावयवता, अभिक्रियाशील समावयवता कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और भी होते हैं बच्चों, है कि नहीं, और भी होते हैं। हम सबका नाम लिख देते हैं बच्चों, लेकिन मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो आगे की कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। 11th क्लास में जब जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में मिलेगा। जैसे एक होता है मितावयवता, मितावयवता है कि नहीं। 5वां नंबर में होता है चलावयवता, चलावयवता है ना, चलावयवता। उसके बाद और भी प्रकार के समावयवता मिलती है हम लोगों को देखने के लिए बच्चों, है ना। जैसे कि इसको इस प्रकार के जितने भी प्रकार की ये जो समावयवता होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचना समावयवता। ये जितने भी प्रकार के समावयवता होते हैं इसको हम लोग कहते हैं संरचना समावयवता कहा जाता है, संरचना समावयवता कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। ऐसे आप कहेंगे समावयवता को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है संरचना समावयवता और एक होता है त्रिविम समावयवता कहा जाता है। क्या कहते हैं, ये पहली प्रकार की समावयवता है। संरचना समावयवता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, अभिक्रियाशील समावयवता, मितावयवता और यह चलावयवता। ये इतने प्रकार के समावयवता पाए जाते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, संरचना समावयवता के। दूसरे नंबर में जो समावयवता आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता उसको हम लोग कहते हैं, त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता भी बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत आते हैं, देखिए सबसे पहले आते हैं प्रकाशीय समावयवता, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, है ना, प्रकाशिक समावयवता। उसके बाद होते हैं बच्चों बी नंबर में यदि हम लोग जाएंगे तो उसको कहेंगे ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। तो इन सभी बातों पर आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सबका अंग्रेजी नेम होता है बच्चों। कि संरचना समावयवता को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। श्रृंखला समावयवता को चेन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता को पोजीशन आइसोमेरिज्म, अभिक्रियाशील समावयवता को फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मितावयवता को है ना मेटामेरिज्म, और चलावयवता को हम लोग है ना टोटोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग त्रिविम में समावयवता को स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, प्रकाशीय समावयवता को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्यामितीय समावयवता को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग नाम देते हैं। इसमें आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसमें 3 समावयवता के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जो सबसे पहले है श्रृंखला समावयवता, दूसरा है स्थान समावयवता और तीसरा नंबर में है अभिक्रियाशील समावयवता। इसी 3 प्रकार के समावयवता के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इस अन्य सभी समावयवता को आप लोगों को नहीं पढ़ना है बच्चों, आगे क्लास में इसको देखना है। मैं आप लोगों के जानकारी के लिए इतनी बातें यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि श्रृंखला समावयवता क्या होता है। देखिए श्रृंखला समावयवता है ना, श्रृंखला समावयवता किसको कहते हैं। देखिए वैसे यौगिक है ना, वैसे यौगिक
जिसका है ना, जिसका अनुसूत्र समान है ना, वैसे यौगिक जिसका अनुसूत्र समान लेकिन है ना, लेकिन श्रृंखला है ना, लेकिन कार्बन के श्रृंखला में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है ना, लेकिन कार्बन के श्रृंखला में है ना, में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, श्रृंखला समावयवता कहलाता है, श्रृंखला समावयवता कहलाता है ना, श्रृंखला समावयवता कहलाता है बच्चों, है ना। वैसे यौगिक जिसका अनुसूत्र समान लेकिन कार्बन के श्रृंखला में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, उसको हम लोग श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण हम लोग देख करके जानने का प्रयास करते हैं कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है। तो चलिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपका बात करते हैं बच्चों, अभी तुरंत मैंने इसके ऊपर बात ही किया था कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना। जैसे कि पहला आइसोमेरिज्म आ जाता है इसमें कि नॉर्मल ब्यूटेन है ना और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होते हैं दोनों एक दूसरे का श्रृंखला समावयवता होते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन हम लोग ऐसे लिखे थे बच्चों, इसमें 4 कार्बन एक ही श्रेणी में होते हैं, है ना, श्रेणी में 4 कार्बन है, तो यहाँ पर सबका हाइड्रोजन को तृप्त करा देते हैं इस प्रकार, है ना। तो ये श्रृंखला समावयवता हो गया, है ना। ये देखिए इसमें 4 कार्बन एक ही श्रेणी में मौजूद है, लेकिन आइसोब्यूटेन में श्रेणी में सिर्फ 3 कार्बन मौजूद है और 1 कार्बन शाखित हो जाता है। तो इस श्रेणी में देखिए, इसमें इस श्रेणी में 4 कार्बन मौजूद है और इस श्रेणी में 3 कार्बन मौजूद है। इसका मतलब है कि दोनों जो होंगे वो श्रृंखला समावयवता होते हैं। मतलब कार्बन की श्रृंखला जो में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, उसको हम लोग श्रृंखला समावयवता कहते हैं, है ना। दोनों के अनुसूत्र समान होते हैं। ब्यूटेन के जो अनुसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, C4H, है ना, C4H10 होते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन हम लोग कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों कि इसको हम लोग श्रृंखला समावयवता कहते हैं, क्योंकि एक श्रृंखला में 4 कार्बन मौजूद हैं और इस श्रृंखला में सिर्फ 3 कार्बन मौजूद है। इसका मतलब है कि दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, श्रृंखला समावयवता होते हैं। जैसे कि पेंटेन में भी आप लोग बात किए होंगे बच्चों, है ना। तो चलिए पेंटेन में भी आप लोग देख सकते हैं कि पेंटेन भी जो होती है श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो पेंटेन के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। पेंटेन जो होते हैं आप देख रहे होंगे कि एक श्रेणी में 5 कार्बन मौजूद होते हैं, है कि नहीं। ये पेंटेन होते हैं, सबके हाइड्रोजन को हम तृप्त कर देते हैं इस प्रकार। तो ये हो गए क्या, आपका पेंटेन हो गए। नॉर्मल पेंटेन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल पेंटेन, एन, है ना, एन पेंटेन इसको हम लोग कहते हैं, एन पेंटेन। लेकिन दूसरा प्रकार का जो पेंटेन मैंने बताया था उसमें क्या किया था, 4, है ना, कार्बन को एक श्रृंखला में लिया था और 1 कार्बन को हम लोग शाखित कर दिए थे। तो ये भी जो होते हैं इसको हम लोग आइसोपेंटेन हम लोग नाम देते हैं, है ना। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि नॉर्मल पेंटेन में श्रृंखला में 5 कार्बन मौजूद होते हैं और आइसोपेंटेन में श्रृंखला में सिर्फ 4 कार्बन मौजूद होते हैं, और है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग आइसोपेंटेन कहते हैं। लेकिन नियोपेंटेन में भी ऐसा ही होता है बच्चों, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में यहाँ पर आप देखे होंगे CH3 मौजूद होता है, यहाँ पर भी CH3 होता है, यहाँ पर भी CH3 होता है और यहाँ पर भी CH3 होता है। इसका मतलब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, आप पहले वाले देखे उदाहरण देख सकते हैं। तो इसमें देखिए इस श्रृंखला में कितने हाइड्रोजन, कार्बन है 1 2 3, एक श्रृंखला में 3 कार्बन मौजूद है ना। इसको हम लोग नियोपेंटेन कहते हैं। तो नियोपेंटेन भी क्या होते हैं, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार के पेंटेन में श्रृंखला में 5 कार्बन, इस प्रकार के श्रृंखला में 4 कार्बन और इस प्रकार के श्रृंखला में 3 कार्बन मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इसे श्रृंखला समावयवता हम लोग कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि दूसरे प्रकार की समावयवता जिसको हम लोग स्थान समावयवता कहते हैं, किसे कहते हैं, है ना। दूसरे प्रकार की जो समावयवता होती है जिसको हम लोग स्थान समावयवता कहते हैं,
स्थान समावयवता किसे कहा जाता है? देखिए, स्थान समावयवता कहा जाता है। देखिए, वैसे है ना, वैसा यौगिक है ना, देखिए वैसा यौगिक जिसमें है ना, जिसमें है ना, या जिसका, पहले इसका हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों, जिसका अणुसूत्र समान है ना, जिसका अणुसूत्र समान लेकिन अणुसूत्र समान लेकिन है ना, यौगिकों में पाए जाने वाले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अभिक्रियाशील समूह का स्थान अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला कि वैसा यौगिक जिसके अणुसूत्र समान लेकिन यौगिक में पाए जाने वाले है ना, यौगिक में पाए जाने वाले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तथा अभिक्रियाशील समूह का स्थान अलग अलग होता है ना, अभिक्रियाशील समूह का स्थान अलग अलग होता है, स्थान अलग अलग होता है, स्थान अलग अलग होता है ना। ऐसे यौगिक को है ना, ऐसे यौगिक को स्थान समावयवी कहा जाता है, स्थान समावयवी कहा जाता है, स्थान समावयवी कहा जाता है तथा ऐसे घटना को स्थान समावयवता कहते हैं, ऐसे घटना को स्थान समावयवता कहते हैं, स्थान समावयवता कहते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि वैसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान लेकिन यौगिक में पाए जाने वाले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तथा अभिक्रियाशील समूह का स्थान अलग अलग होता है, ऐसे यौगिक को स्थान समावयवी कहा जाता है तथा ऐसे घटना को स्थान समावयवता कहते हैं। तो ये बातें आप लोग के साथ क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। चलिए हम लोग इसका उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्थान समावयवता के उदाहरण को समझते हैं, है ना। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक उदाहरण लेता हूं बच्चों, है ना, अल्कोहल का एक उदाहरण लेते हैं, अल्कोहल का, और उसके समावयवता को आपको हम है ना, स्थान समावयवता को स्पष्ट करते हैं, है ना। अल्कोहल का एक उदाहरण लेते हैं, मतलब अल्कोहल वर्ग का एक यौगिक है हमारे पास। चलिए देखिए वो कितना है, देखिए C3 है ना, C3H7OH, ये एक अल्कोहल है जिसका अणुसूत्र कितना हो गया, C3H7OH। तो हम लोग इसका है ना पहले हम लोग बनाते हैं बच्चों, इसके बारे में कैसे होगा। देखिए यहाँ पर CH3 लगा दिए बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग CH2 लगा दिए और यहाँ पर भी CH2 कर दिए और ये हो गया OH। तो आप लोग इसका तो संरचना सूत्र बना ही सकते हैं बच्चों। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर है ना, ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग कौन सा अल्कोहल कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं कि नहीं। इसमें 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लगेगा तो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो इसका संरचना सूत्र हम लोग इस प्रकार देते हैं, है ना। प्रोपाइल पहले बनाइए, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर H आएगा और ये हो जाएगा मेरा OH। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। क्यों कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो है शाखित नहीं है, ब्रांच में नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन इसमें आप देखिए, मैंने उदाहरण परिभाषा जब मैंने दिया था बच्चों, तो उसमें मैंने कहा था कि यौगिक के साथ जुड़े डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर अभिक्रियाशील समूह का स्थान अलग अलग होने के कारण जो समावयवता प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें अभिक्रियाशील समूह देखिए अल्कोहल है, इसका मतलब इसका स्थान यदि हम बदल देंगे, है ना, तो समावयवता प्रदर्शित होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अल्कोहल को अब हम लोग बीच में लगा देते हैं, यहाँ पर अल्कोहल को लगा दिए। अब इसके संपूर्ण है ना कार्बन के संयोजकता को हाइड्रोजन से तृप्त कर देंगे बच्चों, इस प्रकार, है ना। देखिए तो ये भी एक प्रकार का अल्कोहल है। देखिए यहाँ पर अल्कोहल कहाँ था, इस कार्बन पर, अब यहाँ पर अल्कोहल कितने दूसरे कार्बन पर चले आया। तो इसको देखिए, इसमें अल्कोहल शाखित हो गया बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे,
है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये स्थान समावयवता है बच्चों, है ना। तो दोनों के अल्कोहल का स्थान अलग अलग हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे उदाहरण को देकर के हम लोग समझते हैं बच्चों, है ना। जैसे ब्यूटीन, ब्यूटीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ब्यूटीन का फार्मूला क्या होता है, C4H8 होता है ना। इसका यदि हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे बच्चों, है कि नहीं, तो इस प्रकार हम लोगों को मिलता है ब्यूटीन। कहीं भी एक डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए, है ना। तो इसमें क्या हो गया, 2 कार्बन है, 2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। इसमें 3 है तो इसमें 1 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, है ना। तो कार्बन की 4 संयोजकता को हमको तृप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का स्थान कहाँ है बच्चों, यहाँ पर, है ना। तो अब हम दूसरे प्रकार का यदि हम लोग ब्यूटीन बनाएंगे बच्चों, तो इस प्रकार हो सकता है, डबल बॉन्ड को यहाँ पर दे दिए, है ना। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर था, अब डबल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ था, अब डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ चले आया, है ना। तो ये क्या हो गया, स्थान समावयवता होती है बच्चों इस प्रकार, है ना। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, स्थान समावयवता होती है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसे ट्रिपल बॉन्ड का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि हम लोग एक ब्यूटाइन का उदाहरण लेते हैं, ब्यूटाइन का, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड का भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि C यहाँ पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यदि हम लोग यहाँ पर दे देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे लगेगा। तो इसके साथ पहले हम लोग ब्यूटाइन का फार्मूला लिख देते हैं बच्चों आपका। जैसे यहाँ पर होता है C2, है ना, 8H6, यहाँ पर 4 होगा बच्चों, C4H6 होगा ब्यूटाइन के लिए, C4H6। तो इसका हम लोग अब संरचना सूत्र बनाते हैं। इसमें 4 कार्बन मौजूद हैं। अब सारे कार्बन का संयोजकता को हाइड्रोजन से तृप्त करना पड़ेगा। देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन जुटेगा। अब इस कार्बन की देखिए संयोजकता तृप्त है, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की देखिए, है ना, इसमें 2 तृप्त है तो 2 यहाँ पर देना पड़ेगा, 1 और यहाँ पर हो गया 1। इसमें 3 देना पड़ेगा, 1 2 3 हो गया, है ना। टोटल हाइड्रोजन की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, है ना। तो अब हम लोग इसके ट्रिपल बॉन्ड के स्थान को भी हम लोग बदल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग इसके ट्रिपल बॉन्ड को स्थान को बदल दिए, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर लगा देंगे बीच में, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का स्थान बदल गया, है ना। तो इसको हम लोग स्थान समावयवता कहते हैं। तो इसका देखिए इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसका भी संयोजकता तृप्त है 1 2 3 4, इसका भी संयोजकता तृप्त है 1 2 3 4, सिर्फ इसके साथ हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड का स्थान चेंज हुआ है, 1 2 3, पहले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ था, यहाँ पर अब दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दोनों में हाइड्रोजन की संख्या समान है और कार्बन की संख्या समान है। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो होंगे वो स्थान समावयवी होंगे। क्लियर हो गया बात बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभिक्रियाशील समावयवता को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। अभिक्रियाशील समावयवता, अभिक्रियाशील, है ना, अभिक्रियाशील समावयवता, अभिक्रियाशील समावयवता, है ना। अभिक्रियाशील समावयवता क्या होता है, देखिए वैसे यौगिक, है ना, जिसके अणुसूत्र समान होते हैं। देखिए वैसा यौगिक, है ना, देखिए वैसा यौगिक, है ना, जिसका अणुसूत्र समान, वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र, है ना, वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, लेकिन अभिक्रियाशील समूह अलग अलग होता है ना। लेकिन अभिक्रियाशील समूह अलग अलग होता है ना। अभिक्रियाशील समूह अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, उसे, है ना, अभिक्रियाशील समावयवी कहते हैं, उसे अभिक्रियाशील समावयवी कहते हैं, अभिक्रियाशील समावयवी कहते हैं, यवी कहते हैं, है ना, अभिक्रियाशील समावयवी कहते हैं। तथा ऐसी घटना को अभिक्रियाशील, है ना, अभिक्रियाशील समावयवता कहते हैं, है ना, समावयवता कहते हैं।
अभिक्रियाशील समावयवता कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देकर देखते हैं बच्चों, इसका उदाहरण क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक अनुसूत्र लिखता हूँ बच्चों, है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। C3H6O ये एक अनुसूत्र हो गया बच्चों। तो इससे हम दो प्रकार के यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग करेंगे बच्चों। यहाँ पर हो गया CH3, है कि नहीं, फिर हो जाएगा CO, और यहाँ पर भी हो गया CH3। तो ये कौन सा यौगिक है बच्चों, इसमें इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल कीटोन। ये कीटोन समूह आ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं, है कि नहीं। तो इसमें समूह जो होंगे, कौन से समूह लगे हुए हैं, इसमें समूह लगा हुआ है बच्चों कीटोन का, CO का, है कि नहीं। अब हम दूसरे प्रकार के भी यौगिक इसमें लिख सकते हैं बच्चों। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 CH2 एंड CHO, है ना। आप सबसे पहले इसमें विचार कर लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। इसमें देखिए, है ना, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 6 हो गया। कार्बन की संख्या 1 2 3, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसमें 3, यहाँ 3 6, और कार्बन की संख्या इसमें 3 है, और 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब हो गया कि ये इस यौगिक का क्या नाम है बच्चों, है ना, इस यौगिक का क्या नाम है, इसको हम लोग क्या कहा जाता है ना। IUPAC इसका नेम क्या है। ये 3 कार्बन वाले हैं, 1 2 3, 3 कार्बन वाले हैं। तो इसका मतलब 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो प्रोपेनल इसको हम लोग कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। तो देखिए इसमें कौन से समूह जुड़े हुए हैं, इसमें अल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है बच्चों, CHO। अब देखिए इसमें कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, इसमें अल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। दोनों यौगिक का अनुसूत्र समान है, लेकिन दोनों में अभिक्रियाशील समूह अलग अलग होता है। इसीलिए इसको हम लोग को क्या नाम देते हैं, ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये हो गया अभिक्रियाशील समावयवता। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर में उदाहरण को हम लोग देखेंगे। ये पहला नंबर का उदाहरण था, दूसरा नंबर के उदाहरण को हम लोग देखेंगे। C2H6O ये दूसरे नंबर का उदाहरण है ना। तो इसमें हम लोग कितने प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। सबसे पहला एक यौगिक हम लोग बनाएंगे CH3OCH3। देखिए ये कौन सा यौगिक हो गया, डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पर समूह ईथर जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई मिथाइल, इसको हम लोग कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। ईथर समूह इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें इसी, है ना, अनुसूत्र से हम एक दूसरे प्रकार का यौगिक भी बना सकते हैं, जिसका नाम है CH3 CH2, और यहाँ पर जुड़ गया OH, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें कितने, और ऑक्सीजन कितने। देखिए इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देखिए इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और 1 6, और इसमें 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि दोनों के लिए अनुसूत्र समान है, लेकिन दोनों में समूह अलग अलग है। इसका क्या नाम होगा बच्चों, इसमें 2 कार्बन है, इसलिए ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल, है ना। इसका मतलब हो गया इथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल है, IUPAC नेम कहेंगे तो ये इथेनॉल हो गया। तो इसमें कौन से समूह जुड़े हुए हैं, है ना, इसमें कौन से समूह है, तो इसमें अल्कोहल समूह जुड़े हुए हैं। और इसमें कौन से समूह जुड़े हुए हैं, तो इसमें ईथर समूह जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि दोनों में अभिक्रियाशील समूह अलग अलग है ना, और ये इसकी अनुसूत्र समान होता है। तो इस प्रकार के हम लोग समावयवता को क्या नाम देते हैं, अभिक्रियाशील समावयवता हम लोग कहते हैं बच्चों। तो इतने प्रकार की आप लोगों को समावयवता पढ़नी है बच्चों। आगे आप लोग जब कक्षा में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पर आगे आप लोगों को और प्रकार की समावयवता पढ़ने को मिलेगी, है ना। तो फिलहाल इतना ही है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट घटना इसमें क्या है। देखिए तीसरी प्रकार की जो घटना होती है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं योगशील अभिक्रिया, है ना। योगशील अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ये भी एक प्रकार की कार्बनिक रसायन में पाई जाने वाली घटना ही है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडिशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना। कि इसका परिभाषा कैसे देंगे, देखिए इस प्रकार के जो
है ना, अभिक्रियाएं होती है ना, वह जनरली जो है आपका असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन होता है, इस प्रकार के है ना यौगिकों में यदि आप हाइड्रोजन को देते हैं तो वह हाइड्रोजन का योग हो जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाता है। आप हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई दूसरा चीज़ भी देते हैं बच्चों तो वो उसका योग हो जाता है। इसका मतलब है कि इस यह क्या होता है, देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पे लिख देते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया, है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया मुख्यतः, है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया मुख्यतः, है ना, असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है। असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है। असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है, पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है जिसमें, है ना, जिसमें हाइड्रोजन, है ना, जिसमें हाइड्रोजन तथा अन्य, हाइड्रोजन तथा अन्य समूहों का योग होता है। हाइड्रोजन तथा अन्य समूहों का योग होता है ना, अन्य समूहों का योग होता है, उसे योगशील, है ना, अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण दे करके देखते हैं बच्चों की योगशील अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं बच्चों एल्कीन पर, है ना, एल्कीन के पर हम लोग बात करते हैं। तो एल्कीन, सबसे पहला एल्कीन क्या होता है, C2H4। यदि इस एल्कीन में, है ना, यदि हम लोग, है ना, दो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अणु के साथ योग कराते हैं प्लस, तो ये किस में बदल जाता है बच्चों, है ना, ये बदल जाता है एल्केन में, C2H6 हो जाता है। तो एल्कीन का आप लोग संरचना सूत्र देख ही पा रहे हैं बच्चों, इस प्रकार होता है ना, एल्कीन का संरचना सूत्र इस प्रकार होता है। यदि इसमें दो हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे तो इसका डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये दो हाइड्रोजन को योग कर लेता है आपस में, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगशील अभिक्रिया कहते हैं। सिर्फ ये हाइड्रोजन का ही योग नहीं करेगा बच्चों, ये अन्य क्लोरीन के साथ भी आप रिएक्शन, मतलब हैलोजन समूह यदि आप इसके साथ जोड़ना चाहेंगे तो ये आराम से जुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ हैलोजन आपको हम यहाँ पर जोड़ करके दिखाते हैं बच्चों, इस प्रकार, है ना। जैसे कि इसमें यदि हम लोग, जैसे इसमें आप क्लोरीन का भी यदि योग कर देंगे बच्चों तो इसमें क्लोरीन का भी योग हो जाएगा। यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएंगे, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ये एक एल्केन में कन्वर्ट हो गया है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार ब्रोमीन के साथ भी कराइए आप, फ्लोरीन के साथ कराइए, आयोडीन के साथ कराइए, किसी के साथ भी कराइएगा तो वो द्विबंधन को तोड़ करके एकल बंधन में वो परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम लोग एल्काइन के बारे में बात करते हैं बच्चों, है ना। एल्काइन के बारे में बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। एल्काइन में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें सिर्फ दो ही कार्बन होते हैं, जिसको हम लोग इथाइन के बारे में बात कर रहे हैं। एल्काइन के पहला यौगिक इथाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप यदि दो हाइड्रोजन यदि देते हैं, है ना, तो वो एक सिंगल, है ना, एक बंधन तोड़ेगा और डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये त्रिबंधन वाले थे, तो देख पा रहे हैं त्रिबंधन से यदि इसमें हाइड्रोजन का योग हो जाता है तो ये द्विबंधन में बदल जाता है बच्चों। और पुनः यदि द्विबंधन का योग यदि आप दो हाइड्रोजन के साथ करा दें तो ये एकल बंधन वाले, है ना, यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाएगा। लेकिन इस प्रकार एकल बंधन वाले यौगिक में ये बदल जाता है। तो ये क्या थे, ये एल्काइन थे, ये एल्कीन और ये एल्केन हो गया, ये क्या हो जाते हैं, एल्केन में बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार योगशील अभिक्रिया, इसका मतलब योगशील अभिक्रिया क्या होता है कि जितने भी चीज़ से आप उसको अभिक्रिया करा रहे हैं वो सबको अपने में से स्वीकार कर लेता है, सबको योग कर लेता है, सबको अपने में जोड़ लेता है, उसको हम लोग योगशील अभिक्रिया हम लोग कहते हैं बच्चों। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों, है ना। ये 3 प्रकार की घटनाएं मैंने आज आप लोगों को बताया, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें अन्य जितने भी प्रकार की घटनाएं बचे हुए हैं बच्चों, उसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं, है ना, रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले जो अभिक्रियाएं होती है, अल्कोहल किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड किस प्रकार की अभिक्रिया करता है ना, एसिड किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग, है ना, इसके बाद वाले वीडियो में
पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टॉपिक्स बनेगा तो साबुन है, अपमार्जक है, तो इस प्रकार का हम लोग वीडियो बनाएंगे बच्चों और उसे आप लोग देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों, हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी प्रकार हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इसे शेयर करें, है ना। वैसे बच्चे जो आज हमारे इस चैनल में नए हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक से करें बच्चों, और उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, है ना। मुझे आज विदा दे बच्चों। आप लोगों ने जो आज वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।